Hey guys, welcome to another episode of Buddy Mantra Highlights. This is the fourth episode of our podcast, so you know what it's all about. However, if you're a new listener, here's the drill. Each week, we talk to one content creator you know and love and ask them all the questions that you have been dying to know about. Today, with us, we have the extremely talented and ferociously determined Dev Kashyap, who also goes by the stage name Crazer. While usually I would give you a bit of an introduction of our guest before jumping into the podcast, I believe that for today's episode, it is best that you hear about it from the man himself. So, ladies and gentlemen, please put your hands together for Crazer. सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मैम मुझे इनवाइट करने के लिए एंड ये मेरा पहला इंटरव्यू है सो आई एम क्वाइट नर्वस बट इट्स फाइन आई एम वेरी कंफर्टेबल विथ यू एंड second thing is कि my name is Dev, so my name is Dev Kashyap and my stage name is Crazer. I'm doing rapping since when I was in class 10th and almost 3 साल 3.5 साल हो चुके हैं. So basically I'm from Dhanbad, Jharkhand, the coal capital of India, and I'm representing Dhanbad. And other than rapping, I'm pursuing engineering from Kolkata, and that's all about me. Right. So, give us a bit of like intro about you. Give us a nice performance to cheer about. Yeah, sure. I can do a freestyle if you wish. Please Basically, it's a proceed. free verse. Okay, so can I play a beat? Yeah, sure. Please go on. Okay. Blank Beats Production. ये खुद से ही मैं बातें करता एक कमरे में बंदों के बहरों से मैं बातें करता पर करता नहीं अंधों से तेरा मेरा वास्ता नहीं जो पड़ा तू भंडों के अब निकला हूं मैं घर से लेके अंडरग्राउंड कंधों पे इनोव्योरा मंगलयान जाना बेटे मंगल पे तेरा भाई सल्लू ये गेम अगर दंगल है इनको पसंद 6-9 तभी करते मंबल ये लूट के ले जाऊंगा जैसे घर चंबल है ये बनना चाहते रैपर साले वीडियो में दारू पी के ये कैसे रैपर जिनके गानों में बस ठीक है पर एक बात रखना माइंड में एक रैपर बनता है रैपर जब मरता है वो जीते जीते सबसे अलग हटके इस लीग में दिखाना है और माँ बैठी उम्मीद में तो जीत के दिखाना है आम फकिंग हाई बेटे वीड तो बहाना है हम स्ट्रीट से निकले हैं और स्ट्रीट पे मचाना है जीत के दिखाऊंगा मैं स्ट्रीट पे मचाऊंगा मैं एक दिन ऐसा आएगा खबरों में भी छाऊंगा मैं जीत के दिखाऊंगा मैं स्ट्रीट पे मचाऊंगा मैं एक दिन ऐसा आएगा खबरों में भी छाऊंगा मैं Crazer. Awesome. So Awesome. that's That it. was so wonderful. I had so much fun. इतना अच्छा लगा सुन के and I was completely vibing to the entire like freestyle that you done. Is this like a part of a song या आपने बस ऐसे ही बनाया था in your downtime? ये मैंने मतलब कल नहीं सॉरी मैंने कुछ दिनों पहले लिखा था और इसे मैंने कल कंप्लीट किया. सो बेसिकली इट्स अ फ्री वर्स ये मैंने किसी गाने के लिए नहीं बनाया हो सकता है ये कभी आगे चल के गाना बन जाए बट ये मैंने बस ऐसे ही लिखा था. इट्स अ फ्री वर्स. Awesome. So, guys, you have officially met Crazer, who is Dev Kashyap in real life. And before, like, मैं आपको सारे सिंपल ऐसे फन क्वेश्चंस पूछूं उससे पहले आपके लाइफ और आपके वर्क के बारे में आई वुड लाइक टू आस्क यू अ लॉट ऑफ स्टफ. सो आपने ये रैपिंग एंड बिकमिंग अ रैप आर्टिस्ट ऑफिशियली कब शुरू किया था? कब आपकी ये जर्नी तय हुई थी एकदम? So basically I'm doing rap since when I was in class 8. So उस समय 8 से मैं रैप कर रहा हूँ doesn't mean कि मैं लिख भी रहा था मैं बस कर रहा था. So उस समय हनी सिंह काफी फेमस हुआ करते थे. So हनी सिंह को मैं सुनता था और उस समय हनी सिंह के जितने भी गाने थे ब्राउन रंग ब्लू आइज एंड इंटरनेशनल विलेजर्स एल्बम के सारे गाने मुझे सब याद है आज तक. राइट. सो मैं सारे गानों को रटता था उन्हें याद करता था कंटिन्यूअसली सुनता था और स्कूल जाकर के अपने फ्रेंड्स को सुनाया करता था. सो उन्हें वो बहुत पसंद आता था मतलब उन्हें लगता था कि यार मतलब तू ये जल्दी कैसे कर रहा है मतलब. सो उन्हें काफी मजा आता था और मुझे डायरी लिखने का बड़ा शौक था क्योंकि मैंने बचपन से अपने पापा को देखा था वो डायरी मेंटेन करते थे वो भी थोड़ी मोड़ी पोएट्रीज करते थे. तो वो बेसिकली मैं भी उस चीज से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस था तो मैं डायरी लिखता था तो लिखने की हैबिट थी और रैप मैं कर रहा था मतलब रट रहा था बेसिकली. सो व्हेन आई पास्ड क्लास 10th
सो मैंने अपनी लाइफ का पहला रैप लिखा कॉल्ड मिश्रा जी का लड़का। उसे हमने 12th के बाद रिकॉर्ड किया, और जब वो रैप मैंने यूट्यूब पे डाला तो मुझे थोड़ा सा छोटा सा रिस्पॉन्स मिला, जो कि 400-500 उस पे व्यूज थे और 100-150 के आसपास लाइक्स थे। राइट। बट दैट टाइम इट वाज अ ह्यूज नंबर फॉर मी। हाँ वो हाँ। बहुत बड़ा नंबर था मेरे लिए। सो आई वाज वेरी हैप्पी। मुझे लिटरली उस दिन पहली बार ऐसा लगा था कि यार मैं भी रैप कर सकता हूँ, जब राइट। लोगों की तरफ से पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे थे, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा था। सो मैं बहुत छोटे शहर से हूँ। उससे पहले तक यहाँ पे मतलब उस चीज को लेके एक्सपोजर नहीं हुआ करती थी कि मतलब मैं कोई दूसरा इंसान भी इस फील्ड में नहीं था या फिर होंगे, तो मुझे उस वक्त नहीं पता था कि कोई दूसरा भी रैपर है या फिर कोई दूसरा रैप आर्टिस्ट है जिनसे मैं कोई सजेशन लेता कि यार मतलब कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। राइट। सो बेसिकली मिश्रा जी का लड़का के बाद मैंने अपने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की। सो फिर यूट्यूब पे एक गाना, 2 गाना, 3, 4 ऐसे करके 4-5 गाने डले। देन आई मेड अ सॉन्ग कॉल्ड उमर 18। राइट। सो बेसिकली वो गाना मैंने 2020 में ही पब्लिश किया, आई गेस मार्च के टाइम पे। और वो गाना मैंने 2018 दिसंबर में बनाया था। अच्छा अच्छा। तो मार्च में मैंने उसे पब्लिश किया, और उस गाने को बाकी गानों से थोड़ा सा ज्यादा रिस्पांस मिला, पॉजिटिव रिस्पांस मिला। कुछ मतलब कुछ बड़े बड़े रैपर्स ने भी उसे शेयर किया था, वाह। मतलब जिन्हें मैं मानता हूँ कि वो मुझसे तो बड़े ही हैं, उन लोगों ने राइट। शेयर किया था। राइट। और मुझे काफी खुशी हुई थी जब उस पे इतना पॉजिटिव रिस्पांस उस वक्त मिला था। तो सो बेसिकली उमर 18 यू कैन कॉल इट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय रैप करियर। सो जब वो गाना अपलोड हुआ, और उसके बाद मुझे इनोव्योरा एंटरटेनमेंट, जिस लेबल के साथ मैं अभी काम कर रहा हूँ, सो उनकी तरफ से मुझे अप्रोच आया कि लाइक वी कैन वर्क टुगेदर। और उस समय वो भी स्टार्ट, इनोव्योरा वाज अ स्टार्टअप एट दैट टाइम। सो वो फ्रेश टैलेंट को खोजे थे, मतलब ऐसे ऐसे किड्स को जिनके पास एक्सपोजर बहुत कम थी। राइट। सो वो पूरे इंडिया से उन्होंने 7 बच्चों को सेलेक्ट किया, अच्छा। और वी आर लाइक अ फैमिली नाउ। और हम सबको उन्होंने सेलेक्ट किया, और हम सबको बताया कि हम किस चीज में और इम्प्रूव कर सकते हैं। और अभी भी रोज हम राइट। हेलो। बड़ी चीज की, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें मिला इनोवेरा के थ्रू। राइट। या हेलो। कैन हियर, आई कैन हियर। हाँ, सो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला। सो आफ्टर वर्किंग विथ इनोवेरा, मतलब उनके साथ जुड़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आई कैन डू रैप फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। मतलब उससे पहले भी मैं रैप कर रहा था, बट मुझे ये चीज नहीं पता थी ना कि मैं इसे एक प्रोफेशन की तरह भी ट्रीट कर सकता हूँ, मैं इससे पैसे अर्न कर सकता हूँ। मतलब मैं फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ मैं रैप करूंगा भी या नहीं करूंगा मुझे नहीं पता। बट अभी राइट। मुझे पता है, क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, एक्सपोजर है, सब कुछ है। तो आई कैन डू रैप फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। ऑसम। सो अब मुझे पता है ये बात। काफ़ी अच्छा लगता है टू सी कि जो हमारी एक परसेप्शन होती है कि जो बड़े बड़े लेबल्स होते हैं वो आर्टिस्ट को लाइक उनको वो फ्रीडम नहीं देते क्रिएट करने के लिए जैसे वो चाहते हैं। वो जो परसेप्शन है उसको टूटते हुए देख के बहुत अच्छा लगता है कि देर आर लेबल्स आउट देयर जो क्रिएटर्स के फ्री एक्सप्रेशन के लिए काम करते हैं। एंड वो अभी आपके लाइक एग्जाम्पल में देख के काफ़ी अच्छा लगा ये सुन के। सो आप अगर अभी मैं आपको बताऊं, सो अगर मैं आपको बताऊं, जब मैं लेबल के साथ जुड़ रहा था, उससे पहले टू बी ऑनेस्ट मेरे माइंड में भी बहुत ज्यादा हेल्दी कॉन्सेप्ट नहीं था लेबल और एक आर्टिस्ट के रिलेशनशिप का। मुझे भी ऐसा लगता था कि एक लेबल जो होता है वो एक आर्टिस्ट को मोल्ड करके रखते हैं, फ्रीडम छीनते हैं उनका कि ये नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। बट इनोवेरा इज जस्ट लाइक अ ब्लेसिंग टू मी, क्योंकि हम सातों में से कभी किसी के साथ मतलब ऐसा नहीं किया गया कि लाइक ये अच्छा है तुम खराब हो, मतलब इस चीज को लेके। हाँ, जहां हमें इम्प्रूव करने की जरूरत होती है हमारे सीनियर्स हमें बिल्कुल बताते हैं कि हाँ तुम यहाँ इम्प्रूव करो। बट हमारे ऊपर कभी कोई लिमिटेशन नहीं लगाई गई कि तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम्हें ऐसे गाने बनाने हैं, वैसे गाने। हमारे पास पूरा आर्टिस्ट फ्रीडम है हमारा, एंड दैट्स इट। नोवेरा इज ऑब्वियसली अ ब्लेसिंग टू मी। ऑसम ऑसम। सो लाइक जब आप
रैप करते हैं, आपके रैपिंग या के प्रोसेस के बारे में आई वांटेड टू आस्क यू सम क्वेश्चंस। जब आप रैप कर रहे होते हैं तब लाइक एक कला होती है कि हम पहले गाने से शुरू करते हैं फिर उसको लिरिक्स लगाते हैं, या लिरिक्स से शुरू करते हैं फिर उसको गाना लगाते हैं। तो जब आप अपना रैप का वर्स क्रिएट कर रहे होते हो तब पहले आप बीट चूज करते हैं या पहले अपने लिरिक्स बनाते हैं, आप कैसे जाते हैं अबाउट इट? सो बेसिकली दोनों तरीके हैं, मतलब आप किसी चीज से वाइब लो, आप जो एक्सप्रेस करना चाहते हो आप उसे एक पन्ने पे लिखो और फिर उसे एक रिदम दो और उस रिदम के टाइप की बीट आप खोजो या फिर एक कस्टम प्रोडक्शन करवा लो किसी अच्छे प्रोड्यूसर से। राइट दूसरी चीज ये होती है कि आप पहले कोई बीट लो, बीट से बातें करो क्योंकि बीट आपको कुछ कहना चाहती है, बीट कुछ तो बताना चाहती है, उसमें कुछ एक छोटा सा मैसेज होता है जो बहुत हिडन होता है, जो एक आर्टिस्ट समझ सकता है, आई गेस। राइट सो आप उस बीट के साथ वाइब करो और बेसिकली बीट इज द सोल ऑफ म्यूजिक। सो बीट के साथ वाइब करो और उस पे लिखो। वो चीज इंटरेस्टिंग है, इजी नहीं है बट इंटरेस्टिंग है। सो मैं यही प्रेफर करता हूँ कि मुझे पहले बीट मिले और मैं उसके साथ कुछ देर वाइब करूं और फिर उस पे लिखूं। वो चीज मेरे हिसाब से इंटरेस्टिंग है। बाकी और भी लोग हैं जो पहले लिखना पसंद करते हैं और फिर उसके हिसाब से बीट खोजते हैं या बनवाते हैं। सो उम्र 18 भी मैंने जब लिखा था तो उम्र 18 मैंने किसी बीट पे नहीं लिखा था, मैंने बस लिखा था और बाद में उस वाइब की बीट मैंने यूट्यूब से खोज ली। दैट्स इट। ऑसम ऑसम। तो लाइक जब आप अपना रैप म्यूजिक बना रहे होते हैं, आप किसी इंस्पिरेशन को मन में रख के बनाते हैं? या मतलब इंस्पिरेशन लाइक मैं समझा नहीं इस क्वेश्चन को। अच्छा, सो लाइक जब आप रैप म्यूजिक बना रहे होते हैं तब कोई भी कलाकार होता है तो उनका कोई एक इंस्पिरेशन होता है जिनकी राइटिंग्स या परफॉर्मेंसेस को देख देख के हम सीख के उनकी तरह बनने को ट्राई करते हैं। तो आप भी ऐसे किसी आर्टिस्ट को इंस्पिरेशन मानते हैं? मैं जब कर रहा था रैप 10th में हनी सिंह के गाने रट के जब मैं रैप कर रहा था स्कूल में, तो लोगों को ऐसा ही लगता था, मतलब इनफैक्ट आज तक सबको ऐसा लगता कि वो रैप था। बट फिर मैं बड़ा हुआ और मुझे पता चला यंगस्टर्स के बारे में, मैंने उन्हें सुना, मैंने बोहेमिया को सुना, मैंने और कुछ इंडियन रैपर्स को सुना और वो लोग कुछ और ही बात कर रहे थे। मतलब उनका स्टाइल सेम था, वो लोग भी जल्दी जल्दी कुछ बात कर रहे थे बट उनका स्टाइल सेम रहने के बावजूद वो लोग कुछ और बात कर रहे थे। आई गेस वो लोग इश्यूज पे बात कर रहे थे, वो लोग जो चीज गलत हो रही है उसके बारे में बात कर रहे थे, सोसाइटी में बहुत सारी चीजों को लेकर के बात कर रहे थे। तो तब मुझे पता चला कि रैप ऐसे भी किया जा सकता है। सो बेसिकली मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन है तलहा अंजुम एंड यंगस्टर्स आर ऑब्वियसली माय इंस्पिरेशन। और भी बहुत सारे लोग हैं बट मैं सबसे बड़ा इंस्पिरेशन अपने लाइफ का अगर किसी को मानता हूँ तो वो तलहा अंजुम है। राइट। और लाइक अदर देन जस्ट रैप म्यूजिक, आप किसी और जॉनर ऑफ म्यूजिक को अपना इंस्पिरेशन पकड़ के चलते या किसी और जॉनर ऑफ म्यूजिक को सुनते हैं ये रेगुलरली? या मुझे मतलब वो तो वाइब के ऊपर है कि मैं जिस मूड में रहता हूँ मैं वैसे गाने बजा लेता हूँ। बट मुझे बहुत पसंद है लोफाई ट्रैक्स, बहुत पसंद है मुझे। रोमांटिक ओल्ड स्कूल रोमांटिक गाने बहुत पसंद है और मुझे गजल सुनना बहुत पसंद है। मुझे बेसिकली मुझे पोइट्री रिलेटेड चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। मतलब मेरा मेन फोकस होता है कि मैं लिरिसिज्म वाले गाने देखूं, मतलब सुनूं जिन गानों में लिरिक्स में कुछ डीप मीनिंग हो, जिनके लिरिक्स अच्छे हो, अदर देन बस जिनमें बीट्स अच्छी हो, जिसमें म्यूजिक अच्छा हो। क्योंकि एज अ चाइल्ड हम उस चीज को बहुत ज्यादा पसंद करते थे कल को कि यार इस गाने पे नाचना है। बट अब हमारे साथ ऐसा है कि हम हर चीज को रिलेट करना चाहते हैं खुद से कि इस चीज को फील हो रहा है, ये हम मीनिंग खोजना चाहते हैं। तो बेसिकली मुझे लिरिसिज्म बेस्ड गाने ज्यादा पसंद होते हैं जिनमें लिरिक्स अच्छे होते हैं। राइट। ट्रू। एंड आई गेस जब हम छोटे थे तब वो ऐसे गाने पसंद आते थे जिसमें म्यूजिक ज्यादा होता था क्योंकि नाचने का लाइक अपॉर्चुनिटी मिल जाता, और अभी हमको ज्यादा लिरिक्स वाले गाने पसंद है क्योंकि समझ आती है अभी। सो अभी मैंने आपको आपके रैप के इंस्पिरेशंस और आपको कौन से जॉनर्स ऑफ म्यूजिक पसंद है ये सब तो पूछ लिया। बट जब लाइक रैप म्यूजिक बनाने को आ जाती है बात, तब काफी टाइम राइटर्स होते हैं जो लिखते वक्त एक मेंटल ब्लॉक
की तरफ चले जाते हैं कि उनको कुछ दिमाग में आ रहा नहीं होता है, कुछ लिख नहीं पाते। और एज अ रैप आर्टिस्ट Yeah. आप भी अपना बहुत सारा टाइम लिरिक्स लिखने में लगा देते हैं, राइट? तो जब ऐसी कोई ब्लॉक आती है तो आप कैसे उसको अप्रोच करते हैं, कैसे उसके थ्रू जाते हैं, क्या करते हैं? सो बेसिकली राइटर्स ब्लॉक, इस टर्म के बारे में सबसे पहले तो मुझे शुरू से पता नहीं था कि राइटर्स ब्लॉक जैसा कुछ होता भी है। मुझे इस टर्म के बारे में अभी हाल ही में पता चला, आई गेस लास्ट ईयर मुझे इसके बारे में पता चला। सो जब मुझे ये पता चला उसके बाद मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि यार आई एम इन राइटर्स ब्लॉक। उससे पहले भी आई अरे यूज्ड टू राइट समटाइम्स, और कभी नहीं भी मन करता था तो मैं नहीं लिखता था। बट उसके बाद जब मुझे इस टर्म के बारे में पता चला तब मुझे ऐसा लगने लगा कि यार राइटर्स ब्लॉक में हूं मैं अभी। सो बेसिकली इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग, क्योंकि अगर आप पेंडेमिक वाला सिचुएशन में भी देखो, कोई इंसान अगर खांसता है तो वी अज्यूम कि उसे कोविड हो सकता है। हम राइट। बीमार हुए कुछ दिन के लिए, अगर वो वायरल फीवर भी है तो वी अज्यूम समवेयर इन आवर हार्ट कि हो सकता है कि मुझे भी कोविड हो गया हो। सो और अगर ये अभी ऐसा पेंडेमिक वाला सिचुएशन नहीं होता तो स्नीजिंग एंड कफ ये सब बहुत नॉर्मल चीज है डे टू डे लाइफ में। हाँ। सो जस्ट लाइक दिस कि एक आर्टिस्ट जब किसी आर्ट को क्रिएट कर रहा होता है, सो उसे एक वाइब चाहिए होती है। सो जब उसे वो वाइब मिले तो वो उस काम को करे, जब ना मिले तो ना करे, एक ब्रेक ले, रिफ्रेश हो और फिर वापस एक नए जोश के साथ शुरुआत करे। दैट्स द थिंग, जस्ट दैट्स हाउ इट वर्क्स। बट राइटर्स ब्लॉक जैसा कुछ होता नहीं है, एक साइकोलॉजिकल टर्म है। मतलब ये एक बहुत डिबेट करने वाला टॉपिक है कि कुछ लोग कहेंगे होता है, कुछ लोग कहेंगे नहीं होता। तो ये आपके ऊपर, आप मानोगे तो होता है, नहीं मानोगे नहीं होता है। सो अगर आपको लगता है कि इस चीज से निकलना है तो बेसिकली भूल जाओ कि राइटर्स ब्लॉक जैसा कुछ होता है। जब आपको वाइब आए तो आप गाने बनाओ, आप किसी भी आर्ट में रहो। अगर आपको लग रहा है कि अभी मुझे रेस्ट लेने की जरूरत है तो आप बिल्कुल रेस्ट लो, रिफ्रेश करो खुद को और एक अपना नया वर्जन अपग्रेड करके लेके आओ अपने आप को। दैट्स इट। Right, awesome. I think मुझे भी as a writer I should apply this in my life, ताकि एकदम मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप ये बोले कि राइटर्स ब्लॉक का सबसे इजी वे टू कॉन्कर इट इज कि भूल ही जाओ कि राइटर्स ब्लॉक कुछ होती है। तो एकदम भूल ही जाओगे तो होगा भी नहीं तुम्हारे लाइफ में। दैट्स ऑसम। तो अभी आपके रैप के बारे में मैंने इतना पूछा, आपके इंस्पिरेशंस के बारे में पूछा एंड एवरीथिंग, बट एज अ रैपर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, एक्चुअली जब आप ऐसे एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तब काफ़ी टाइम्स ये होता है कि हमें बहुत हेट मिलती है कि लोग को पसंद नहीं होते, थोड़े लोगों को पसंद नहीं होता हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, एंड वो बोल देते हैं ऐसे। तो आप इस तरह के हेट को कैसे आप डील करते हो, उसके साथ क्या करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, हेट एंड क्रिटिसिज्म आर टू डिफरेंट थिंग्स। सो मैं हेट को एक्सेप्ट नहीं करता, मतलब या फिर ऐसा भी नहीं है मैं उस हेट के बदले हेट देता हूँ किसी को। बट अगर कोई मुझे क्रिटिसाइज करता है, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, अगर कोई मेरी कमियां ढूंढ के बताता है तो बिल्कुल मैं उस चीज पे काम करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि काम करना भी चाहिए। अगर आपको लिटरली लगता है कि मैं इस चीज में इम्प्रूव कर सकता हूँ, कोई आपको करके बता रहा है कि इस चीज में ये कमी है, इस पे इम्प्रूव करो, दैट्स नॉट हेट, दैट्स पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। तो आप बिल्कुल उस चीज पे काम करो। बट कुछ लोग होते हैं जो नए आर्टिस्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं बहुत जल्दी, एंड हेटर्स आर योर रियल फैंस। वो लोग ऑनलाइन हेट फैलाने के लिए इंटरनेट पे बैठे हुए हैं और उन्हें उनका कुछ नहीं जा रहा। वो आएंगे, आपको 2 गाली देंगे और चले जाएंगे। बट यही वो लोग हैं जो आपको रोज चेकआउट करेंगे। हो सकता है आपके फैंस कल को जाकर के बदल जाए या फिर आपके फैंस कल को चेंज हो जाए, बट आपके हेटर्स कभी नहीं चेंज होंगे। वो आपके हेटर्स ही रहेंगे और वो आगे जाकर के आपके फैन बनेंगे। सो हेटर्स से डरना नहीं है, उनका बस यही काम है। अगर आपको लिटरली एक आर्टिस्ट को पता होता है कि वो कहाँ लैग कर रहा है और कहाँ उसे इम्प्रूव करने की जरूरत है, सो जब आपको लगता है कि कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है या फिर हेट दे रहा है, सो एक अच्छा सा उपाय आप खुद से पूछो कि लिटरली मुझे इस चीज में इम्प्रूव करनी चाहिए, जो ये बंदा बोल रहा है वो सही बोल रहा है क्या। तो अगर आपको लगता है कि आपको इस चीज में इम्प्रूव करनी चाहिए तो आप बिल्कुल उस चीज पे वर्क करो, उस चीज को इम्प्रूव करो। बट अगर आपको लगता है कि अगला आकर के आपको बस ऐसे ही अगर गाली दे रहा है तो फिर उस पर ध्यान भी देने की जरूरत नहीं है। और वही लोग होते हैं जो आपके गाने का रीच बढ़ाते हैं। That's it. Awesome.
काफ़ी इंसाइटफुल एंड लाइक आई थिंक बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ये नहीं समझते हैं कि जो हेटर्स होते हैं वो भी काफ़ी टाइम इन्वेस्ट करते हैं हमें देखने में, एंड उससे Obviously, उसे भी एक टाइप का लाइक बीइंग अ फैन कह सकते हैं. obviously. that's so मतलब awesome, like वो हेटर, आपके हेटर्स आपको फैन से ज्यादा चेकआउट करते हैं, ये बात तो मैं मानता हूँ, काफी ये लाइक बात पक्की है। वो एक बहुत पॉजिटिव आउटलुक है टुवर्ड्स एक इतना नेगेटिव सा चीज, एंड उसके कारण लाइक हम एज अ कंटेंट क्रिएटर हमको भी काफी अच्छा लगेगा कि अच्छा हो या बुरा हो हमको पब्लिसिटी मिल रही है एट द एंड ऑफ द डे. Obviously. awesome. So अभी एक क्वेश्चन जो मैं हर रैप आर्टिस्ट से पूछना चाहती हूँ, लाइक कि जिनसे भी मिलो, इज कि जब रैप म्यूजिक का पूरा लाइक हिस्ट्री देखते हैं या उसका पोर्ट्रेयल इन मेन स्ट्रीम मीडिया देखते हैं तो काफ़ी टाइम्स ड्रग्स, इलीगल स्टफ, गन्स एंड वायलेंस अटैच्ड होती है इस पूरे लेगेसी के साथ. एंड जो भी रैप आर्टिस्ट अभी म्यूजिक बनाते हैं उनको हमेशा वो एक लेबल के साथ जीना होता है कि दिस जॉनर ऑफ म्यूजिक जो आप परस्यू कर रहे हैं वो काफ़ी टाइम्स इलीगल स्टफ, ड्रग्स एंड एक्टिविटीज जो सोसाइटी डजंट कंसिडर राइट उनके साथ अटैच्ड है. तो आप वो टाइप का पोर्ट्रियल से कैसे लाइक दूर जाते हैं, या क्या आप जाते हैं उनसे दूर, या व्हाट आप वो सारा उसको कैसे एनालाइज करते हैं, क्या करते हैं विद रिगार्ड्स टू दैट? मेरे हिसाब से मैम दो चीजें हैं. पहली के बारे में अगर बात करें तो पहला ये कि 80s 90s में जो रैपर्स थे बेसिकली उनमें से मोस्टली गैंगस्टर्स थे. राइट. वो लोग गैंग्स में इन्वॉल्व थे, वो लोग गन्स यूज करते थे, वो लोग ड्रग डीलिंग करते थे, ड्रग्स लेते थे. बाद में जब उन्हें पता चला कि ये सारी चीजें इलीगल है तो वो रैप करने लगे. राइट. ठीक है, बहुत की अगर बायोग्राफी पढ़ो तो आपको चीजों के बारे में पता चलेगा. सो मुझे सबके बारे में नहीं पता, मैं जितना जानता हूँ मैं वो बता रहा हूँ. सो उस समय के गैंगस्टर्स रैपर्स बन रहे थे. सो उससे इन्फ्लुएंस होकर के 20s के जो रैपर्स हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अब गैंगस्टर बनना चाहते हैं. वाह. सो ये एक चीज है कि उस समय के गैंगस्टर रैपर्स थे और आज के रैपर्स गैंगस्टर बनना चाहते हैं. और दूसरी चीज ये है कि अभी भी अगर आप किसी से पूछो कि हु इज हनी सिंह, तो लोग बोलेंगे हनी सिंह इज अ रैपर, जबकि हनी सिंह इज नॉट अ रैपर. उन्होंने पॉप और हिप हॉप को ब्लेंड करके एक नया जॉनरे बना दिया. तो हनी सिंह इज नॉट अ रैपर. बट लोगों के मन में यही पर्सपेक्शन है कि जल्दी जल्दी बोली गई कोई भी चीज इट्स रैप. राइट. सो जब कमर्शियल गाने बनते हैं, जैसे गाने हनी सिंह बनाते हैं, जैसे गाने बादशाह के मोस्टली गाने ऐसे होते हैं, या फिर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के ऐसे मोस्टली गाने होते हैं, तो वहां पे आपको एक चीज बहुत कॉमन मिलेगी. वो ऐसे गाने बनाते हैं जो पार्टीज में बज सके, जो क्लब्स में बज सके, इनमें जिन पे लोग नाच सके. और ऑलमोस्ट हर गाने में दारू प्रमोट हो रही होती है, नशा प्रमोट हो रहा होता है, और ये इलीगल चीजें प्रमोट हो रही होती है. सो बेसिकली लोगों को लगता है कि दैट्स रैप, बट ये पर्सपेक्शन लोगों का गलत है. रैप इज ऑल अबाउट रियलिटी, रैप इज ऑल अबाउट ट्रूथ, रैप इज ऑल अबाउट अ मैसेज टू कन्वे. रैप इज अ वेरी रियल थिंग. सो अगर आपको लगता है कि रैप किसी चीज को प्रमोट कर रहा है, सो इट्स अ रॉन्ग पर्सपेक्शन. बट मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि ऐसा नहीं होता है. अगर मेरी जिंदगी में कोई कुछ चीजें हैं जो गलत हैं और मैं चाहता हूं कि मैं लोगों को बताऊं ताकि लोग वो चीजें आगे जाकर ना करें, या जो आगे वाली जनरेशन इस चीज को सुने वो ना करे, तो बिल्कुल मैं उन चीजों के बारे में बात करूंगा कि हाँ मैंने ये सारी गलतियां की, तुम मत करो. मेरे लाइफ में ये सारी स्टोरीज थी. सो बेसिकली यही चीज है. सो वो आपके ऊपर पर्सपेक्शन है, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो चीजें मेरे लिए सही है वो आपके लिए भी सही हो, या फिर मैं जिन चीजों को पसंद करता हूँ वो आप भी पसंद करो. सो इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्शन. आप किस चीज को किस तरीके से देखते हो. निगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी, ये दो एस्पेक्ट्स हैं जो आपको हर जगह मिलेंगे. ऐसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये हर जगह आपको मिलेंगे. सो मेन स्ट्रीम मीडिया का काम ही यही है कि वो सर्च करते हैं कि किसी आर्टिस्ट या फिर किसी सेलिब्रिटी के लाइफ से हम ऐसी कौन सी चीजें निकाल लें जिनमें मसाला हो, और वो जाके हम ऑडियंस के सामने रखें. सो बेसिकली वो ऐसी चीजें वो पॉइंट आउट करते हैं और इसीलिए सिर्फ वैसी चीजें बताई जाती है. बट ऐसा है नहीं, और भी बहुत सारी चीजें पॉजिटिविटी है, तो आप वो लो,
आप वो उससे अपने पास रखो. निगेटिविटी जरूरी नहीं है कि आप उसको अपने बस उसी पे ध्यान दो. राइट. So that's it. ऑसम. तो अभी तो हमने आपके सारे रैप जर्नी, आपके ओपिनियंस ऑन रैप, उन सब के बारे में बात किया. मेरे को लाइक आई वांटेड टू टॉक अबाउट आपका सबसे लेटेस्ट एक प्रोजेक्ट जो आ रहा है कल, नहीं परसों, एक्चुअली परसों आ रहा है. तो लाइक आप अब हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे उनके उसके बारे में? सो जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले तो सबको नमस्ते. और 21 को 21 ऑफ दिसंबर 2020 हम एक गाना रिलीज कर रहे हैं फ्रॉम इनोवियोरा एंटरटेनमेंट के ऑफिशियल चैनल से. और बेसिकली एक इन हाउस कोलैबोरेशन है जिसमें हूँ मैं, मेरे दो भाई कनिष्क और ब्रेव. और ये गाना बहुत प्यार से हम लोगों ने बनाया है. सो बेसिकली इट्स कॉल्ड अलग से ट्रिप, द स्टोनर्स एंथम 2020. सो ये गाना शूट किया है परदेसी चलचित्र ने, बीट बनाया है 6x बीट्स ने, और ये बेसिकली कोलैबोरेशन है हम तीनों का. सो 21 को ये गाना इवनिंग में आपको मिल जाएगा इनोवियोरा एंटरटेनमेंट के चैनल पे और हर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे. सो बिल्कुल आप उसे सुनो. और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, मैं बेट कर रहा हूँ एक्चुअली कि ये गाना बहुत ट्रिपी है, वीडियो बहुत ट्रिपी है, बहुत डोप है. और अगर आप लोगों को लगता है कि मैं बेट में फेल हो गया तो आप वीडियो देखो, उसके बाद खुद जज करना. अगर मैं फेल हो गया तो आप बिल्कुल कमेंट कर देना कि क्रेजर जो बातें बोल रहा था वो बिल्कुल गलत थी, अगर मैं फेल होता हूँ तो. सो अपने ऑनेस्ट रिव्यूज आप रखें. अगर पसंद आए तो प्लीज शेयर कर दें, क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए सबसे जरूरी चीज होती है वो होता है ऑडियंस का सपोर्ट. अगर आप अपने मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझे सपोर्ट करो, अगर आपको किसी को भी सपोर्ट करना है, किसी भी आर्टिस्ट को, सो आप एक ही चीज कर सकते हो, उसे सपोर्ट कर सकते हो. अगर आप एक म्यूजिक आर्टिस्ट को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप बस एक ही चीज कर सकते हो, उसके गाने को शेयर कर दो, एटलीस्ट 5 लोगों को कर दो और गाने पे कमेंट कर दो. दैट्स इनफ फॉर हिम और हर. True. Kafi. So, guys, as you heard it from the man himself, you can check out Alagsi Trip, which is coming out on 21st of December this year on YouTube under Innovora Entertainment. Just type in Innovora Entertainment on YouTube and you shall find it. You can also check out the teaser that they have already released on their Instagram accounts. That's on Crazer's official Instagram account and also on Innovora Entertainment's official Instagram account. It's an in-house collaboration by 3 artists, Crazer and 2 of his other friends from similar rap artists from Innovora itself. And I guarantee you're just gonna love it. And that's about it. We have a small round. हमारे पास एक small round है rapid fire का, and after that we'll be done. So are you ready for the rapid fire? Sure. Awesome. So I'll ask you 6 questions जल्दी और आपको जल्दी आंसर करना है. Okay. So your first question: who's your favorite rapper from the international hip hop scene who's not Eminem? NF, Future, and Lil Dicky. Awesome. Next question: if you had to choose between writing lyrics for your rap, अगर आप choose करना चाहते थे between आपके rap के lyrics लिखना और आपका rap करना for the rest of your life, आप कौन सा choose करते? So अगर मैं लिख रहा हूँ तो मैं perform नहीं कर सकता? नहीं. और अगर perform कर रहा हूँ तो लिख नहीं सकता? नहीं, पूरी life. तो basically अगर ऐसा होता है, ऐसा होना नहीं चाहिए, I don't wish, but अगर ऐसा होता है तो मैं लिखना पसंद करूंगा, क्योंकि मैंने रैप स्टार्ट इसीलिए किया था क्योंकि मेरे अंदर जो बातें थी मुझे उन्हें एक्सप्रेस करना था. Right. So obviously मैं किसी और की स्टोरी तो जाके परफॉर्म नहीं करने वाला, और ना ही मैं ये चाहूंगा कि मैं करूं किसी और की स्टोरी अपने वर्ड्स में, अपने वॉइस में लोग सुनाऊं. सो इसलिए मैं लिखना पसंद करूंगा, मुझे एक्सप्रेस करना है. Awesome. So आपका like favorite time of the day, सुबह, शाम, रात, afternoon, कौन सा? Evening, definitely. Awesome. Okay, next question. आपका सबसे favorite way of taking a break, आप क्या करते हैं break लेने के लिए? I watch comedy based videos like Vines, stand up comedy, etc. और आपका favorite comedian?
स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान. Awesome. हाँ, I really love Zakir Khan. उनके शायरी Yeah, और उनका we all जोक्स दोनों. Awesome, awesome. Okay, so आपका last question, चाय या कॉफी? yeah. Obviously एक इंजीनियर से आप पूछ रही हो चाय या कॉफी, ऐसे दोनों चलेंगी, बट हमारे लाइफ में चाय का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा, खास करके कॉलेज लाइफ में. सच्ची. So Yeah. we are all done with the questions for today. Thank you so much for joining us today, Dev. बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ. मुझे ये बहुत अच्छा लगा आपके साथ इतनी सारी बातें करके, एंड थैंक यू सो मच मेरे और मेरे पूरे टीम के तरफ से आपको और आपके पूरे टीम को. लाइक आप आर्टिस्टों के लिए एक्सपोजर लेके आ रहे हो बेसिकली, सो ये बहुत बड़ी बात है. सो बिग शाउट आउट टू बड़ी मंत्रा एंड पूरे टीम को. एंड मुझे बहुत मजा आया श्रेया, आपके साथ बात करके बहुत ही ज्यादा मजा आया. Thank you एंड so आई वाज much. कंफर्टेबल. मुझे एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि मैं मतलब इंटरव्यू दे रहा हूँ. मुझे ऐसा ही लग रहा था कि मैं किसी फ्रेंड से बात कर रहा हूँ. सो बहुत अच्छा लगा मुझे. Awesome. मेरे को भी बहुत ही अच्छा लगा. यूजुअली लाइक जब हम किसी आर्टिस्ट के बारे में सोचते हैं, रैप आर्टिस्ट या कोई भी, तब हमको लगता है कि वो कभी हमारे साथ ऐसे कंफर्टेबल कन्वर्सेशन के लिए नहीं बैठेंगे, और उनको अपने बिजी लाइव्स होते हैं और थोड़ी घमंड होती है, शायद बात नहीं करेंगे. बट इतना अच्छा लगा, एकदम दोस्त के साथ बात करे जैसा लगा, जो बहुत ही अच्छा लगा. एंड इट वाज सो मच फन टू हैव यू हियर. एवरी एपिसोड हम होप करते हैं कि आपके जैसे स्मॉल टाइम कंटेंट क्रिएटर्स की सबसे इंस्पायरिंग स्टोरीज हम पूरे दुनिया को दिखाए और वो मोटिवेशन जारी रखे. एनी लाइक लास्ट मैसेज जो आप अपने हमारे ऑडियंस को देना चाहेंगे? सो जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, बस एक मैसेज होगा सबके लिए. अगर कोई आर्टिस्ट है या फिर किसी भी आर्ट को अगर आप फॉलो करना चाहते हो, लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी. मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी कि जो आपको मजबूर करेंगी कि अपने आर्ट को क्विट कर दो. बट अगर आप किसी चीज को लेकर डेवोट हो तो आपको वो चीज नहीं करनी है. आपको नहीं पता कल को क्या हो जाए. क्योंकि अगर मैं बताऊं, अगर मैंने उमर 18 रिलीज करने से जस्ट एक दिन पहले अगर रैप छोड़ दिया होता तो ऑब्वियसली मैं इनोवेरा के साथ नहीं होता, मैं रैप आज नहीं कर रहा होता, ना ही आप मुझे देख रहे होते और ना ही मैं श्रेया मैम से बात कर रहा होता. तो आपको रुकना नहीं है, आपको बस बढ़ते रहना, बस आगे बढ़ते रहना. यू डोंट नो कल को क्या होगा. That's it. Right. So to our listeners, you can now stream and listen to Badi Mantra highlights wherever you listen to all your podcasts from. We put out episodes every Wednesday and Sunday on all streaming platforms. Just type in Badi Mantra and you will find us. But before you leave, we have a very exciting news to share with you. Each week, we shall be releasing the names of our very special guests that we shall be inviting onto the podcast 3 days prior to our actual episode and on our very own forum. There you can type in all the questions that you've been dying to ask them, and we shall ask them in the final cut with your names featured. Head on over to buddymantra.com/forum for the name of our latest guest of the week. This was your host Shreya with our very special guest for today, Dev Kashyap, and I shall be seeing you guys next week. Till then, stay safe, take care, and keep listening to Badi Mantra Highlights. Thank you so much, guys.